हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ड्यूक 250 का ऑनरशिप रिव्यू लेकर आओ। भाई आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोग ये जो भाई को देख रहे हो ना, इनको मेरे व्लॉग में भी देखे होंगे। और एक व्लॉग भाई वायरल व्यू है अपना, जो मैं संडे राइड वाला डाला था, 200 के व्यू आया उसमें, 200 के व्यू आ गया उसमें भाई को जरूर देखे होगे। सो भाई जो है अपना ऑलमोस्ट इसको 2 से 2.5 साल तक चला लिए। और भाई कितने किलोमीटर चल गई है ये? 23 के आसपास चल गए। तो 23,000 किलोमीटर भाई चला लिया। तो मुझे लगता है कि ऑनरशिप रिव्यू के लिए ये बेस्ट रहेंगे। ये अच्छी तरीके से बता पाएंगे, इतने दिन से चला रहे हैं तो बाइक में क्या चीज़ें अच्छी और क्या चीज़ें बुरी है। भाई ऑनेस्ट बताना, ये चलो अच्छी चीज़ है बाइक में, लेकिन आप सब जानते हैं बुरी चीज़ भी कुछ ना कुछ होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई का इंट्रो ले लेते हैं। भाई अपना नाम बता दो और बाइक कब से चला रहे हो आप ये बता दो। ठीक भाई, मेरा नाम अदनान है और ये बाइक मैं चला रहा हूँ ऑलमोस्ट 26 जनवरी के आसपास 2 साल हो ही जाएगा भाई इसको। मतलब भाई को ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के आसपास हो चुका है। ठीक है, भाई लगभग 2020 से चला रहे हैं ना भाई, 21 से चला रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इस बाइक को क्यों प्रेफर किया? भाई देखो, पहला तो इसका लुक वाइज मेरे को बहुत पसंद थी और अपन जैसे डेली यूज़ वाले हैं वो तो आपको पता ही है, तो अपन 390 तो भाई ले ही नहीं सकते। मतलब लेने में तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एवरेज के नाम से तो है थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ दूसरी जो 250 सेगमेंट की बाइक आती है, जैसे डोमिनार 250 आती है, FZ Edge 250 आती है, उनके कंपैरिजन में क्यों ड्यूक? भाई पहली बात तो पावर है यार। KTM मतलब खाली ऐसा नहीं कि मुंह से बस की KTM में पावर है भाई, एक्चुअल में फील होता है वो। मतलब आप अपन चलाएंगे ना, जैसे डोमिनार में चलाया हूँ, 400 भी चलाया भाई, लेकिन फील नहीं आता उसमें जो फील अपना KTM देती है 390 और 250। तो भाई जो पावर फिगर है एक्चुअल में बाइक पे दम है। जैसे आपको पता है ड्यूक 250 में 30 PS के आसपास की पावर आती है, 24 की न्यूटन मीटर टॉर्क आती है। और अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, 250 सेगमेंट की ये मोस्ट पावरफुल बाइक है भाई। इसके अलावा आपने और भी 250cc बाइक शायद कभी फील किया होगा, तो आपको उसमें और इसमें क्या फ़र्क लगा? भाई इग्निशियल जो होता है ना, एकदम स्टार्टिंग का पावर जो होता है ना भाई, कोई तोड़ ही नहीं है इसका भाई। हाँ, थ्रॉटल रिस्पांस जो पिकअप है ना, उसका कोई तोड़ नहीं। सही बोल रहे हैं भाई। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने इस बाइक को 2 साल से चलाया, ठीक है, 2 साल में आप काफ़ी बार लॉन्ग टूर पे गए होगे, तो उस समय ये बाइक कितनी कंफर्टेबल थी? देखो, कंफर्टेबल के नाम पे तो भाई कुछ नहीं है, ये पूरा हार्ड है, लेकिन सीट तो हार्ड है। अब हम लोग को क्या आदत हो गई है, तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ सही बोल रहे हो, सीट उसकी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन व्हाट अबाउट हैंडल? हैंडलिंग तो सही है भाई। मतलब 100-120 के आसपास अगर आप चला रहे हो तो बेफिक्र रहो एकदम, कोई ऐसा अपने को इशू नहीं फील होगा कि वॉबल वाला। बाकी उसके ऊपर हो सकता है। मतलब नेकेड सेगमेंट की जो बाइक होती है काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 का क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ लगा हुआ है कि KTM लेना, ठीक है आप ले लोगे बाइक, वैसे पुराने बड़ी कहावत बोलते हैं हाथी ले लोगे पालना बहुत कठिन होता है। तो ये है कि भाई देखो, अगर मान लो किसी की सैलरी मान लो 12 से 15 हज़ार है, तो क्या वो बंदा इस बाइक को ऑन करके इसे पाल सकता है? भाई ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेने में तो इंसान ले ही लेता है, लेकिन बस दिक्कत ये डेली यूज़ में अगर भाई यूज़ कर रहे हो तो फिर मत ही लेना, क्योंकि एवरेज रुला देगा भाई। मतलब संडे ठीक है। हाँ, संडे ठीक है भाई, 500 रुपये पेट्रोल डलाओ, पूरा संडे भी चल जाएगा और तुम नॉर्मल भी घूम लोगे। मतलब भाई देखो, आप बाइक खरीदोगे, अगर कैश खरीद ले हो तो बड़ी बात है भाई, लेकिन अगर आप उसमें EMI भी पे कर रहे हो, फिर पेट्रोल भी मैनेज कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है ना भाई। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4-5 हज़ार तो EMI पटाओगे नहीं आप इसकी, क्योंकि डाउन पेमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा वो तो पूरा, आपके कितना दे रहे हो, कितना EMI है। लेकिन अगर 5 हज़ार आप EMI भी बता रहे हो, 12 में से 5 तो वही चलेगा, बचा 7। हालांकि निराश मत हो, 15,000 सैलरी वाले मैनेज कर लोगे, ठीक है, निराश होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा लगा भैया अभी तक आपको इस बाइक का? भाई मेंटेनेंस कॉस्ट तो हाई है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ऐसा है कि एक भी कुछ प्रॉब्लम आता है छोटा तो मेरे को बनवाना ही है उसको। मतलब दिल से ऐसा लगता है कि नहीं भाई मज़ा नहीं आ रहा है चलाने में, बनवाना ही है उसको। ऐसा पहली सर्विस जो थी वो फ्री थी, 1 से 3, तो उसमें अब कितना लग जाता था खर्च? भाई फ्री बोलने का रहता है, 1700 से 1800 के आसपास तो लगता ही था। मतलब इंजन ऑयल का तो देना पड़ता अपने को, 1300 कुछ का था उस टाइम रेट उसका। उसके बाद एयर फिल्टर और ये सब मिला के मतलब 2000 के अंदर हो ही जाती थी फ्री। और पेड सर्विस में कितना चला जाता है? पेड में भाई मतलब हाईएस्ट अगर आप ऐसे देखोगे ना, तो लेबर चार्ज 700-800 रुपये ले ही लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट। तो वो मिला के अप्रॉक्स अपना 3000 से 3500 के आसपास होता ही है पेड। ठीक है, और बात कर लेते हैं बाइक के माइलेज के बारे में। देखिए माइलेज का पहले आप एक बात समझ लीजिए कि सबके चलाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। कोई रफ चलाता है, कोई स्लो चलाता है, ठीक है। अब मैं जितना भाई को जानता हूँ वो तो भाई रफ ही चलाते हैं। तो भाई आपके हिसाब से आपका रियल एक्सपीरियंस क्या रहा है माइलेज में? भाई मेरे हिसाब से अगर मैं रफ चला रहा हूँ तो हाई RPM में अगर बाय चांस
तो मोटा मोटा भाई 24-25 देती ही है। मतलब मैं ऐसा हूँ कि टंकी फुल कभी नहीं कराता, मतलब बहुत रेयरली होता है 410, 310, 210। तो उसके हिसाब से ऐसा रहता है कि मतलब जैसे कभी मैं रश राइडिंग कर रहा हूँ, एकदम सिटी में भगा रहा हूँ फुल थ्रॉटल में, तो 24-25। बाकी अगर मैं ऐसा नॉर्मली घूमता हूँ ना, मतलब लो आरपीएम में हाई गियर, मान लो जैसे 60 की स्पीड में थर्ड गियर में घूम रहा हूँ बिना क्लच दबाए, तो 28 के आसपास ही देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती भाई। हाँ मतलब अब वो 28-30 के आसपास का माइलेज मिलेगा, मान के चलो 30। मुझे भी 390 में अराउंड 22-23 से ज़्यादा माइलेज मिला नहीं है आज तक। ठीक है, देखिए KTM पावर को लेकर तो फेमस है नो डाउट, लेकिन KTM की कहा जाता है ब्रेकिंग भी सबसे बेस्ट है, तो आप इसके ब्रेकिंग के बारे में क्या बताओगे? नहीं, ब्रेकिंग तो बेस्ट है भाई नो डाउट, लेकिन क्या है ना, कभी कभी जैसे मेरी बाइक में ऐसा प्रॉब्लम है, मैं तो हमारे गैंग में तो आपको ही पता है 8 से 9 ड्यूक 250 है सेम कलर में, लेकिन मेरे में ऐसा फील होता है कि कभी जैसे हाई स्पीड में अपन आगे ब्रेक मारते हैं ना, तो क्विक रिस्पांस नहीं दे पाता, वो थोड़ा अटक अटक के जाते हैं। ABS जो होता है ना उसका थोड़ा सा कुछ साउंड भी आता है और अटक अटक के रिस्पांस दे के रुकती है गाड़ी मेरी खाली बता रहा हूँ, ऐसा सब में नहीं होता। बेसिकली भाई की गाड़ी में लगता है थोड़ा सा इशू आ गया होगा, बट जहाँ तक मुझे पता है कि जो KTM की बाइक्स होती है उनकी जो ब्रेकिंग है ना बहुत अच्छी आपको मिलेगी, क्योंकि 4 पिस्टन कैलिपर्स आते हैं, डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, प्लेट साइज बहुत बड़ा है, 320 mm की प्लेट है, ब्रेकिंग के मामले में अच्छी है नो डाउट। भाई को थोड़ा देखो, अब देखो क्या होता है भाई, मशीनी चीज़ है। हाँ वो तो है भाई। अब जैसे यामा की भी बाइक्स बहुत अच्छी, तो ऐसा तो है नहीं कि यामा के इंजन में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम सब में आ जाती है, बाइक नो डाउट ब्रेकिंग में अच्छी है। प्रॉब्लम अब मुझे ये बताओ, जैसे कि अब RC है या कोई भी फेयरिंग बाइक है, तो उसमें क्या है फैमिली पर्पस में थोड़ा सा इशू हो जाता है। अब इसकी जो सीट है वो थोड़ी ठीक है, तो इसमें अगर आप किसी फैमिली पर्पस पर्सन को बैठा रहे हो तो आपको कोई इशू आया है? नहीं भाई, एकदम परफेक्ट है, और हमारे में तो आपको पता है ऐसे साइड में ही बैठते हैं, तो भाई एकदम परफेक्ट, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बस उसके चैन का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मैं कवर निकाल के रखा हूँ तो उसमें कपड़ा फंसने का बहुत चांस है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ मेरे को तो फिलहाल। मम्मी पापा को बैठाने में? हाँ नहीं कोई इशू नहीं, एकदम बैठा कंफर्टेबल है, बैठाया हो ना भाई, पापा बैठे हैं मेरी मौसी लोग भी बैठते हैं, सब कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। बस वही है थोड़ा सा, जैसे अब हाइट कम है तो बैठने में दिक्कत होती है, जब ऐसे खड़े होती है थोड़ा सा जंप लगा के बैठना पड़ता बाकी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ मेरे को। मतलब ये है भाई कि मतलब ये RC के कंपैरिजन में काफ़ी कंफर्टेबल है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, जब काफ़ी बार लॉन्ग टूर में भी गए होगे तो वहाँ पे आपने कोई हीटिंग इशू इसमें फेस किया? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन अब इसका तो साइलेंसर के जो पाइप है नीचे से चलेगा, आपको तो पता है वो, तो उसके हिसाब से मेरे को तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ फिलहाल कि हीटिंग इशू है। बाकी चलने में भी फिर दिक्कत नहीं देता, नॉर्मल रहता है भाई। हीटिंग इशू तो रहेगा, 250 cc बाइक है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ना ठंड में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट गर्मी में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। गर्मी में हो सकती है, मतलब उतनी भी नहीं होगी भाई, बस कब फील होता है अपन जब अपन सिग्नल में खड़े होते हैं ना, तब फील होगा, बाकी ऐसे चलते टाइम तो नहीं फील होता। ठीक है, और आप मुझे ये बताओ, हाईवे प्लस सिटी दोनों का एक्सपीरियंस में आपको ये बाइक किस में ज़्यादा बेटर लगी? ये बाइक दोनों पर्पस के लिए ठीक है या किसी एक पर्पस के लिए ठीक है? भाई मेरी मानो, अगर आप टूरिंग कर रहे हो और आपकी स्पीड मतलब अप्रॉक्स मान के लो 70 से 80 के बीच की स्पीड में अगर आप मेंटेन करके चल रहे हो कहीं, तो भाई झूठ नहीं बोलो 40 का माइलेज देगी आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ। नहीं देगी तो मेरे को बताना आके, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस ऐसा क्यों पर्सनल है मेरा। हम लोग नागपुर की ट्रिप पे गए थे तो 42-45 तक का दे रही थी माइलेज, और जहाँ मैं उसको 90 से 100 ले गया भाई, झूठ नहीं बोल रहा 25 का माइलेज में आ गई थी वो गाड़ी। क्योंकि अब ऐसा होता है ना, अपन 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर चल सकते हो वही स्पीड में, अब अपने को जाना है 300 किलोमीटर, तो अपन 70 की स्पीड में ऐसा लगता है भाई कब पहुँचेंगे, तो थोड़ा खींचना पड़ता है इसको। सिटी में कंफर्टेबल है ये? नहीं भाई, बहुत कंफर्टेबल मेरे हिसाब से तो है भाई, मतलब अब कहीं तो थोड़ा बहुत अपने को करना पड़ेगा ना भाई। और हाईवे में कितनी कंफर्टेबल है? हाईवे में भी है भाई, मेरे हिसाब से तो एकदम 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा मैं तो फिलहाल मेरे हिसाब। ठीक है, तो भाई ड्यूक 250 एक्चुअल में अभी ड्यूक की KTM की बहुत ज़्यादा सेलिंग बाइक है। और देखिए, मुझे लगता है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ड्यूक 200 को छोड़कर लोग ड्यूक 250 को इसलिए लेते हैं, जिसका 2-3 कारण है। एक तो लाइट है इसकी, सबसे पहला वही है भाई, उसमें वो हेलोजन लाइट बहुत बेकार लगती है भाई। मैं KTM वालों से हमेशा बोलता हूँ, अगर वीडियो देख रहे हो तो यार ड्यूक 200 को अपडेट करो, नहीं तो सबसे ज्यादा वही बिकेगी फिर। ड्यूक 200 की ना सेलिंग इसलिए बहुत डाउन हुई है, आप मानो या ना मानो, MT की ज्यादा सेलिंग है इस वजह से। आप इस चीज को समझ जाओ, पहली चीज अच्छा है उसका। और दूसरी चीज, ड्यूक 250 लेने का मुझे एक रीजन लगता है कि ये बाइक ऐसी है कि ड्यूक 200 में आपको कभी फील होने लगेगा कि पावर डाउन हो गई, बट इसमें आपको फील नहीं होगा। कभी नहीं होता भाई, मेंटेन करके रखोगे तो बिल्कुल भाई नो डाउट कभी फील नहीं होगा। आपने बाइक हाईवे में भी चला रखी है, तो मुझे ये बताओ अपने व्यूअर्स को कि इसकी लाइट विजिबिलिटी कैसी है? भाई बहुत सही है, मतलब ऐसा होता है कि कहीं अगर 0% भी स्ट्रीट लाइट होगी ना, वहाँ पे भाई हाई बीम में चलाओ कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको, दूर से ही दिख जाएगा। अगर कोई बंदा भी आता होगा तो उसकी आँख चमक जाएगी भाई कि हाँ वहाँ से कोई आ रहा है, ऐसा है मतलब। और एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ऑपरेटिंग करे तो फिर वहाँ पे शायद फॉग लाइट की जरूरत पड़ सकती है। एकदम एक्सट्रीम अब आप बोलोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लग सकता है, बाकी हाईवे अगर देख के चलोगे तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आना है। मैं क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा,
भाई ने तारीफ तो बहुत की, थोड़ी प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। आपके हिसाब से अभी तक आपने क्या क्या इशू फेस किया है? भाई देखो, सबसे पहली बात तो भाई अब ऑब्वियस सी बात है, 1 मिनट रोकूंगा। आप एक्चुअल इशू मतलब बताओ कि हर ड्यूक में वो प्रॉब्लम हो, वो इशू। हाँ वही बता रहा हूँ मैं। देखो, अब जैसे मेरी गाड़ी थी, नहीं थी तो मैं तो इज्जत से चलाता था भाई, 2 से 3 हज़ार किलोमीटर के आसपास। अब लोग KTM लेते ही क्यों है भाई? पहली बात तो ये भगाना है इंसान को। इसमें रेडी टू रेस क्यों लिख के देती कंपनी? इसलिए तो देती है ना, मैं भी मानता हूँ, है ना। तो अपन उस चीज़ के लिए ले रहे हैं इसको। लेकिन भाई जैसे ये 3-4 हज़ार किलोमीटर चलती है, अपन थोड़ा रेस राइडिंग करेंगे तो भाई इसके इंजन में जो साउंड आता है ना, एक टिक टिक करके, भाई बहुत इरिटेटिंग होता है। वो हर ड्यूक में है, और ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी में। मुझे लगता है ये ना BS6 में ज़्यादा इशू। हाँ, सब भाई मेरे ग्रुप में BS4 भी है, और उन लोग अपना फिल्टर खोल के चलाते हैं, और भाई इतना गंदा उन लोग फुल एक्सीलेटर दे करते हैं। उनकी गाड़ी में आज तक कुछ साउंड नहीं है, और मेरी गाड़ी, ये चीज़ मैंने फेस की है BS6 में। ये चीज़ सही बोल रहा है भाई, ये चीज़ बिल्कुल मैंने भी फेस किया है। इरिटेटिंग चीज़ भाई वही है, मैं सही बता रहा हूँ। एकदम ऐसा लगता है कि इंजन में कुछ काम आ गया हमारी गाड़ी में। चाइनीज पॉकेट कितना टिका हुआ है? चाइनीज पॉकेट भाई मेरा तो 12,000 के आसपास हाईएस्ट चला था। मतलब मैं विली भी उस टाइम स्टंट प्रैक्टिस ज़्यादा थी हम लोग की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जल्दी उसकी वजह से ख़राब हुआ। क्योंकि हम लोग गियर शिफ्टिंग जब सीख रहे थे ना, तो मेरे फ्रेंड भी यूज़ कर रहे थे इसको, तो थोड़ा ना साउंड आता था उसमें, खट खट करके, मतलब फंसने का गियर का। उसके हिसाब से मेरा जल्दी ख़राब हो गया, ऐसा लगता है मेरे को। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। पर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगा कि जो मेरे व्यूवर जो देख रहे हैं, उनको आप सजेस्ट करोगे ये? भाई देखो, अगर पाल सकते हो तो बिल्कुल सजेस्ट करो, बाकी ऐसे तो खर्चा तो बहुत कराती है। और जो अभी प्राइस हो चुका है इसका 2,76,000, तो उसमें क्या वैल्यू फॉर मनी है? भाई देखो, अगर बजट का इशू नहीं है तो वैल्यू फॉर मनी है। अगर बजट का इशू है तो भाई MT-15 बेस्ट है। लेकिन MT-15 में पावर नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो भाई करना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है KTM की जो प्राइस है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, अभी नहीं है वैल्यू, क्योंकि इससे कम प्राइस में आती है डोमिनार 400। हाँ, वो भी है भाई, 260 के आसपास है वो मेरे हिसाब से, और ये 270 क्रॉस हो चुकी है अब आज की डेट में। ठीक है, तो थैंक यू भाई। और भाई का जो इंस्टाग्राम हैंडल नेम है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करना है, अगर आपको भाई से पूछना तो आप बिल्कुल इनको मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाइक के बारे में कुछ जानना तो आप इनको मैसेज कर सकते हैं, और इनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि यार अंधेरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकते। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू अदनान भाई, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू।